हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू ऑल इन माय स्मॉल चैनल एक्सलेट फिजिक्स बाय हारिस सर। बच्चों आ जाइए फटाफट से, और हम आज लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट पे। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और इससे पहले कि हमने डायमेंशन आपको बता दिया था, और डायमेंशन एनालिसिस का पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया था, जिसमें मैंने डायमेंशन बताया था। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला, और डायमेंशनल इक्वेशन मैंने आपको बता दिया। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए होंगे। खैर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द मेन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या यू कह सकते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस या डायमेंशनल इक्वेशन की क्या यूज होती हैं, ये बेसिकली हम यहाँ पे इस 4 यूज इसका देखेंगे, इसके 4 मेन एप्लीकेशन देखेंगे। और बच्चों सबसे पहले बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, मेरी आवाज तो आ रही है ना? और आपको अगर कोई डाउट, अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो ना, तो फटाफट से आप कमेंट करके बताया करिए। और फील फ्री टू कॉल, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आप एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट को इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग वगैरह में। खैर, कोचिंग में तो नहीं, स्कूल्स वगैरह में बात करेंगे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस क्या आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर, जो एप्लीकेशंस मेन होता है उसमें कंपटीशन में क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो बच्चे, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं और अगर आपने पेन और कॉपी निकाल लिया है, तो आ जाइए फटाफट से, हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चे, इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है बच्चे। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है बच्चे। और थर्ड इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। कोई भी फिजिकल फॉर्मूला आपको दिया गया है, वो फिजिकल फॉर्मूला सही है कि नहीं, उसके बारे में हम कैसे पता लगाएं? तो डायमेंशन की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी फिजिकल फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है बच्चे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। फिजिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चे। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है टू डिराइव द फिजिकल फॉर्मूला बाय नोइंग द फैक्टर्स ऑन विच द अदर पैरामीटर्स डिपेंड ऑन इट। ठीक है, टू डिड्यूस द फिजिकल फॉर्मूला, टू डिड्यूस द फिजिकल फॉर्मूला बाय नोइंग द फैक्टर on which other parameters depends on। बच्चे, ये 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के, और एक एक करके हम लोग बहुत ही डेप्थ में और ढेर सारे इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे। और खासकर हम लोग इसमें जब सारे न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि नीट में क्वेश्चंस इसके बेसिस पे क्या आते हैं, IIT में क्वेश्चंस क्या आया है, और एडवांस में क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या आया है। तो फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इसके हम लोग समझेंगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम लोग इसके ढेर सारे फॉर्मूले लगाएंगे, और सॉरी ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, और देखेंगे इसके क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इसको कॉपी करिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए बच्चों, तो हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए चलिए पहले तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
homogeneity, same types of physical quantity or parameter can be added or subtracted, कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। अभी क्या है भैया, समझ लो। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं ना, सेम टाइम के फिजिकल पैरामीटर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मास को मास में ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं, टाइम को टाइम में ऐड कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास लेंथ टाइम किस सिस्टम ऑफ यूनिट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे, इस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि 5 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम आप बहुत आराम से जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों मास की यूनिट्स हैं और मास के बारे में बात की जा रही है। 4 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम हो गया 9 किलोग्राम। आप आराम से आपने ऐड कर दिया। अगर आपका लिखा है 5 किलोग्राम प्लस 100 ग्राम, कितना दिया गया है 100 ग्राम, आप इसको भी बहुत आसानी से ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, आप 5 किलोग्राम को चेंज कर दीजिए ग्राम में, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में चेंज करेंगे, प्लस ये तो ग्राम में ऑलरेडी है तो आप इसको 100 ग्राम करेंगे। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा 5000 ग्राम प्लस 100 ग्राम, तो ये आप कितना हो जाएगा बताइए फटाफट से, कितना हो जाएगा 5000 ग्राम प्लस 100 ग्राम कितना होता है बताइए तेजी से, ये हो जाता है 5100 ग्राम। कितना आसान है। तो सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फिजिकल क्वांटिटीज किस सिस्टम ऑफ यूनिट में है, एमके सिस्टम में हो चाहे सीजीएस सिस्टम में, हम सबको ऐड कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर वो एमकेएस और सीजीएस दो दो सिस्टम दिया है तो एक सिस्टम को हम सीजीएस में चेंज करेंगे या सीजीएस को एमकेएस में चेंज कर देना। जैसे मैंने यहां पे एमकेएस को सीजीएस में चेंज कर दिया, आप चाहें तो इस सीजीएस को एमकेएस में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सेम टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हम इनको ऐड कर सकते हैं और इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे आपसे कहा गया कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 12 डिग्री सेल्सियस, अब आपने बहुत आराम से ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों टेम्परेचर की बात कर रहा है, इसमें भी टेम्परेचर की बात हो रही है, इसमें भी टेम्परेचर की बात हो रही है, आप आराम से ऐड करिए। आराम से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। बट अगर आपसे मैं ये कहूं कि बच्चे एक बात बताइए, 5 किलोग्राम प्लस 4 मीटर को ऐड करिए, तो आप इसको कर सकते हैं। ये 5 किलोग्राम किसकी बात की जा रही है, मास की, और 4 मीटर किसकी बात की जा रही है, लेंथ की। मास को कभी लेंथ में ऐड नहीं कर सकते, मास को कभी लेंथ में ऐड नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो याद रखिएगा, अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे हम ये थोड़ी बोल सकते हैं 5 किलोग्राम मास प्लस 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ऐड करना है, तो गलत हो गया, ये तो सरासर गलत हो गया। जैसे आपसे कहा गया कि भाई 4 मीटर को 4 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दो, तो आप कभी ऐड नहीं कर पाओगे, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा बच्चे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है उसी को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे ये कहा गया कि मान लीजिए लिखा है 4 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, अब ऐड करो। हाँ, अब हम बहुत आराम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी लेंथ की बात हो रही है और यहां पे भी लेंथ की बात हो रही है। ये भी लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, ये है एमकेएस सिस्टम, ये है सीजीएस सिस्टम, तो एमकेएस को या तो सीजीएस में चेंज करो या सीजीएस को एमकेएस में चेंज करो। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट मत जोड़ देना, एमकेएस को सीजीएस में चेंज करना पड़ेगा या तो सीजीएस को एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा। हम एमकेएस को सीजीएस में चेंज करते हैं, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर प्लस 400 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर प्लस 400 सेंटीमीटर, नाउ इट बिकम्स 800 सेंटीमीटर। इजी है। देखो हमने सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर दिया ना। तो ये ही आपका है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि सर इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे क्या, इसके कुछ आपकी लाइफ एग्जांपल्स इन द सेंस कि मतलब इसकी कुछ फिजिक्स में कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। हाँ, बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा देता हूं। चलिए इसके बाद फिर हम लोग इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, चलिए
हाँ बच्चे, तो देखिए इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है न्यूटन का मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन क्या है? काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब कह रहा है कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। हो सकता है ना? डेफिनेटली हो सकता है। इसका मतलब ए टी और u, ये भी एक स्पीड की फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी स्पीड ही है, ये भी एटी क्या है? स्पीड है, और यू भी क्या है? स्पीड है, और वी भी क्या है बच्चे? स्पीड है। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो v क्या है? स्पीड, u क्या है? स्पीड, और एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम मिलकर क्या बन जाता है? स्पीड हो जाता है। अब आप स्पीड मत बोलिए, आप इसको वेलोसिटी बोलिए, ज्यादा सही है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर वेलोसिटी के लिए डिफाइंड है। तो आप इसको बोल दीजिए वेलोसिटी के टर्म में। किसके टर्म में बोलेंगे? वेक्टर फॉर्म में बोलिए। तो बच्चे ये भी एक वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, और देखो ये भी वेलोसिटी वेक्टर है। जब एक्सीलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी ही तो आता है। तो इसका मतलब हो गया कि सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड। देखो ये भी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, और ये भी फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है। ये मत समझना कि ये अलग है। समझ में आ रहे? अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो डायमेंशन आपस में बराबर हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स आर इक्वल। क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल। सब आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे? इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। बोलो है कि नहीं? अब देखो v की डायमेंशन क्या होती है मेरे बच्चे? v की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन होती है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ u, u क्या है? वेलोसिटी, इसकी भी डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस वन होगी। बोलो है कि नहीं? अच्छा, डायमेंशन ऑफ ए टी, डायमेंशन ऑफ ए टी मतलब हो गया एक्सरिलेशन की डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय टाइम की डायमेंशन। बच्चे एक्सरिलेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस टू, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है बच्चे? टी होती है। तो देखो ये आपका है एल टी माइनस वन, इसको एज इट इज रखो, ये भी आप एल टी माइनस वन एज इट इज रखो, और देखो एक टी से ये माइनस टू कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा? एल टी माइनस वन बचेगा। देखो सबकी डायमेंशन आपस में बराबर हो गई। देखो सबकी डायमेंशन आपस में बराबर हो गई कि नहीं? वही तो मैंने लिखा है ना, डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल व्हेन फिजिकल फॉर्मूला इज करेक्ट। व्हेन फिजिकल फॉर्मूला इज करेक्ट, जब फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट होता है तभी ऐसी सिचुएशन आती है, याद रखना। क्योंकि ये फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है, ये फिजिकल फॉर्मूला मैथमेटिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। ठीक है? और अगर कोई फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट होता है तो याद रखिएगा उसके हर एक टर्म की डायमेंशन बराबर होगी। और यहां से आपने प्रूव भी कर दिया कि डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर इक्वल। कितना इजी है, समझ में आ गया? तो एक तो फर्स्ट एग्जांपल तो आपके सामने मैंने लिख दिया। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको करा के दिखाता हूं। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। आप ले लीजिए काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन, एक सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। बट काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर u मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस वन अपॉन टू एक्सलेरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में तो यही होता है। अब बच्चे ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? ये भी डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। बच्चे ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये है कि हमें अगर चेक करना है कि क्या ये फिजिकल फॉर्मूला सही है या नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबकी डायमेंशन देखना पड़ेगा, क्या सबकी डायमेंशन बराबर आ रही है। अगर सारे टर्म्स की डायमेंशन बराबर आ रही है, मतलब एक आपके पास टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, अगर इन सारे टर्म की अगर डायमेंशन सेम आ रही है, इसका मतलब ये फिजिकल फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को होल्ड करता है। ठीक है? चलिए डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है बच्चे? एल होती है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन होती है, और मल्टीप्लाई बाय टी, टी की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। बोलो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, याद रखना। पाई, साइन, साइन टैन कॉट, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, पावर्स, इन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती, दे आर डायमेंशनलेस। ध्यान से याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर कॉमा
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कॉमा लॉगरिथम, कॉमा एक्सपोनेंशियल, कॉमा पाई और रैशनल नंबर्स, all are dimensionless, all are dimensionless। और कहीं भी डायमेंशनलेस आ गया तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन m0 l0 t0 हो जाती है। क्या हो जाती है? m0 l0 t0, इसे बोलते हैं डायमेंशनलेस। ठीक है बच्चे, तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक्स रिलेशन की डायमेंशन क्या होती है बच्चे? lt-2, और यहां पे लिखा है टाइम का स्क्वायर, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर कर दो, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया। बोलिए ठीक है। अब आप देखिए यहां पे तो आप l लिखिए, देखिए एक t से t-1 कैंसिल हो गए तो कितना बचेगा? l। देखिए t-2 से t+2 कैंसिल हो गए, कितना बचेगा? देखो l, देखो l l l, ऑल द टर्म्स हैव द सेम डायमेंशन, सारी टर्म की डायमेंशन सेम आ गई। इसका मतलब हो गया कि ये फिजिकल रिलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट भी है और मैथमेटिकली करेक्ट भी है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गया? सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट एज वेल एज मैथमेटिकली करेक्ट। तो आपने कैसे निकाला? ऑल द टर्म हैव द सेम डायमेंशन। आपने क्या लिख दिया? ऑल द टर्म्स हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला। सारे टर्म का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो कोई भी फिजिकल पैरामीटर या कोई भी फिजिकल फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो उसके सारे टर्म का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चलिए मेरे पास एक फिजिकल फॉर्मूला है और बताइए इसकी डायमेंशन क्या होगी, और ये फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है। मैंने बता दिया आपको ये फिजिकल फॉर्मूला कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी एक फिजिकल फॉर्मूला है। ये एक फिजिकल फॉर्मूला है, दिस इज अ फिजिकल फॉर्मूला। और मैंने आपसे ये बोल दिया कि ये फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट भी है और मैथमेटिकली करेक्ट भी है, दोनों करेक्ट है, एकदम परफेक्ट फिजिकल फॉर्मूला है। तो बच्चे अगर ये फिजिकल फॉर्मूला है इसका मतलब ये सारे टर्म सेम फिजिकल पैरामीटर के हैं। ये अगर मास होगा तो ये भी मास होगा, ये भी मास होगा, ये भी मास होगा। अगर ये लेंथ होगा तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा। अगर ये टाइम होगा तो ये भी टाइम होगा, ये भी टाइम होगा, ये भी टाइम होगा। कोई भी फिजिकल पैरामीटर होंगे सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और फिजिकल पैरामीटर्स अगर आपस में बराबर है ना तो उनकी डायमेंशंस आपस में बराबर है। तो बच्चे हम ये कह सकते हैं ना कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी। बोलो बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी डायमेंशंस आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कितना आसान है, कितना इजी है। एक एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया और मैंने आपसे कहा कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर, एक फिजिकल फॉर्मूला है, इज अ फिजिकल फॉर्मूला या फिजिकल रिलेशन, इज अ फिजिकल रिलेशन, ये फिजिकल रिलेशन है, ये डायमेंशनली करेक्ट है और मैथमेटिकली करेक्ट है। यहां पे बच्चे x है डिस्प्लेसमेंट, यहां पे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे x क्या है? डिस्टेंस, बोलो ठीक है। और यहां पे t क्या है बच्चे? यहां पे t है टाइम। और a और b क्या है बच्चे? a b है कांस्टेंट, a b क्या है? कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट होंगे ना हम इसको भी आगे डिस्क्राइब करेंगे। एक आपका होगा डायमेंशन कांस्टेंट, एक होगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है, एक आपका होगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो ढेर सारे डायमेंशन कांस्टेंट आते हैं। अभी हम ये मान के चलेंगे कि ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये कैसे कांस्टेंट है? डायमेंशनल कांस्टेंट। इसे क्या बोलेंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है। एक आपके होंगे जिसे हम बोलेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक आपके होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। देखो वो भी बताएंगे क्या होगा। अभी हमने ये मान के चले हैं कि ए और बी क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो आपको ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। आपको क्या निकालना है? फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। बच्चे ए और बी की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने तो आपको पहले बोल दिया कि ये फिजिकल फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है और मैथमेटिकली करेक्ट है। इसके मतलब इसके सारे टर्म की डायमेंशन बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग
टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, POH मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर इक्वल इफ फिजिकल फॉर्मूला इज करेक्ट। इफ फिजिकल फॉर्मूला इज करेक्ट, अगर फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है तो सारे टर्म की डायमेंशन बराबर होगी। तो हमने तो बोल ही दिया है कि फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है, तो बच्चे हम ये कह सकते हैं क्या कि डायमेंशन ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टी स्क्वायर। कितना आसान है बेटा, एक्स हमें पता है डिस्टेंस है, और बच्चे डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है एल, बोलो है कि नहीं। टी क्या है टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है टी, ये आप जानते हैं। आपको ए और बी की डायमेंशन निकालनी है, तो देखो ये दोनों आपस में बराबर है, ये और ये आपस में क्या है बराबर है, तो इन दोनों को बराबर करके हम ए की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखो डायमेंशन ऑफ एक्स मतलब डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस कितनी है एल है, और यहां पे ये क्या है डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए, तो बच्चे ए की डायमेंशन क्या हो गई एल, ए की डायमेंशन क्या होगी आपके सामने है। तो ये पहला आंसर आपका आ गया, ए की डायमेंशन आपने कितनी आसानी से निकाल ली। इसी तरह से आपको निकालना है बी की डायमेंशन, तो आप या तो इसको इसके बराबर कर दो या फिर इसको इसके बराबर कर दो, आपकी मर्जी है। चलो एक काम करते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं, ठीक है। चलो यहां करते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स की डायमेंशन क्या है बच्चे, एक्स की डायमेंशन है एल, और हमने इसको बराबर कर दिया। इसको हम क्या करेंगे डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, बोलो बच्चे ठीक है। और टी क्या है आपका टाइम, और टी का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गया एल मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर। बताओ स्मॉल टी क्या है टाइम है ना, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल टी ब्रैकेट के अंदर। अब क्योंकि स्क्वायर लगा है तो हमें यहां पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो बच्चे ये कितना हो जाएगा एल टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा एल टी स्क्वायर। तो बच्चे डायमेंशन ऑफ बी, बी की डायमेंशन क्या हो गई, बी की डायमेंशन हो गई एल टी स्क्वायर, और ए की डायमेंशन क्या हो गई एल। बताओ कितना आसान है, हो गया ना, इजी है कि नहीं। तो आपके पास एक फिजिकल फॉर्मूला इस तरह से दे दिया जाएगा, और किसी डायमेंशनल किसी कांस्टेंट जिसको डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी डायमेंशन निकालने को आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चंस आप कर लेंगे ना, मैं दो चार क्वेश्चंस आपको और कराता हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। मैं तब तक क्वेश्चन कराऊंगा जब तक आप लोगों को नहीं आ जाएगा, और फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन शीट भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चन शीट के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने के लिए, तो आप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। ग्रुप मैं आपको बता देता हूं, ग्रुप 8081809367 ये व्हाट्सएप ग्रुप है। क्लास 11th वाले बच्चों का अलग है, क्लास 12th वाले बच्चों का अलग है, क्लास 10th वाले बच्चों का अलग है। तो अगर अभी तो मैं क्लास 11th की जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सब पे वीडियो बना रहा हूं, मैं क्लास 12th में बनाऊंगा, 12th की बनाऊंगा, फिर मैं क्लास 10th वाले बच्चों की बनाऊंगा, फिर क्लास 9th वाले बच्चों की बनाऊंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल क्लास 11th वाले बच्चों की मैं सारी जितने भी चैप्टर्स उसको कवर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग अब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पेन और कॉपी निकालिए, और बच्चे अगर कोई डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है। चलिए हमारे फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, हालांकि आपकी क्लास 11th में नहीं है, लेकिन आपकी क्लास 12th में आएगा। इसे बोलते हैं कॉचीज इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉचीज इक्वेशन। अभी कॉचीज इक्वेशन क्या होता है अभी आपको समझने की जरूरत नहीं। कॉचीज इक्वेशन बोलता है कि किसी भी लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, उस किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। किसी भी लाइट की जो वेवलेंथ होती है, किसी लाइट की वेवलेंथ इज टोटली डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना। जैसे रेड कलर है, अब जैसे मान लीजिए एक मीडियम है एक्स वाई जेड, कोई वाटर है, तो रेड कलर की लाइट रेस, वॉयलेट कलर की लाइट रेस, येलो कलर की लाइट रेस सब जा रही है पानी के अंदर, वाटर के अंदर। तो बच्चे रेड कलर की लाइट रेस के लिए इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, वॉयलेट कलर की लाइट रेस के लिए इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, और येलो कलर की लाइट की रेस के लिए इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। इसका मतलब जो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट वेव की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। तो कॉचीज इक्वेशन उसी के बारे में है, ये बताता है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला रखिए, परेशान मत होइए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक रिलेशन है, और ये सही रिलेशन है, ठीक है। और ऑल्दो ये होता है सी अपॉन लैम्डा की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह होता है। बच्चे म्यू क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं बच्चे,
इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे लैम्डा क्या है, यहां पे लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी एक सिंगल वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बी एंड सी आर डायमेंशनल कांस्टेंट, याद रखिएगा, हेयर बी एंड सी आर डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी एंड सी, बी और सी की डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। और आपको यह भी बताना है कि ए क्या है, ए डायमेंशनल कांस्टेंट है या डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। अब आपको क्या बताना है, ए बताना है, ए क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है या डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। आपको इन दोनों से बताना है कि ये ए क्या है, वेदर ए इज डायमेंशनल कांस्टेंट या डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो पहले आप निकालिए बी और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इक्वेशन आपके सामने है कॉचीज इक्वेशन, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4, ठीक है बच्चे। तो बहुत आसान है, आपने इसको कॉपी कर लिया ना, फटाफट से क्वेश्चन को कॉपी कर लो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले आप लोग फटाफट से वीडियो पॉज करिए, पॉज करके पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा है, पहले बार बार सॉल्व किया करिए बच्चे, पहले सॉल्व किया करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करिए। सॉल्यूशन जल्दी मत देखिए, पहले आप खुद सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है उसके बाद आप देखिए, ठीक है। लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट ये करूंगा कि पहले आप खुद सॉल्व किया करिए। आपके पास फिजिकल फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है अगर ये फिजिकल फॉर्मूला सही है, इफ दिस फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और मैथमेटिकली करेक्ट, देन हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी अपॉन लैम्डा की पावर 4। All the terms have the same dimension according to the principle of homogeneity. अब बच्चे बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे उस मीडियम में लाइट की स्पीड से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, तो दोनों स्पीड है तो कट गया। इसका मतलब इस म्यू का डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0। इसका मतलब ये म्यू क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंड अब बच्चे एक बात बताइए, सी भी स्पीड है और वी भी स्पीड है, स्पीड कट गया, कुछ नहीं पता। इसका मतलब म्यू क्या है, यूनिट लेस भी है, म्यू क्या है, यूनिट लेस भी है। तो पूछा जाता है कि कोई ऐसा बताइए फिजिकल पैरामीटर जो डायमेंशन लेस भी हो और यूनिट लेस भी हो। तो म्यू है आपका डायमेंशन लेस और यूनिट लेस, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर म्यू की डायमेंशन m0 l0 t0 है तो हम यहां पे म्यू की डायमेंशन लिख दें m0 l0 t0, ठीक है। और ये किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ ए के बराबर है, इज इक्वल टू बच्चे डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ लैम्डा का स्क्वायर। बच्चे लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, मतलब लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। क्योंकि लैम्डा का स्क्वायर है इसलिए हम लोग यहां पे एल का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लैम्डा का स्क्वायर। और लैम्डा का स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चे, लैम्डा का स्क्वायर डायमेंशन हो जाएगा L2, कितना हो जाएगा L2। समझ में आ रहा है ना, लैम्डा इज वेव लेंथ, मतलब लेंथ है, और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो अब यहां पे L2 करना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 4। लैम्डा का डायमेंशन L और लैम्डा की पावर 4, तो इसका मतलब L की पावर 4। तो बेटा इसकी डायमेंशन क्या हो गया, L की पावर 4 हो गया। अब बताओ कितना आसान है। अब आप देखो सब आपस में बराबर हैं, तो इसको और इसको आपस में बराबर करेंगे तो बताओ ए की डायमेंशन क्या हो गई, m0 l0 t0। इसका मतलब ए क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है बच्चे। डायमेंशन ऑफ ए
ए की डायमेंशन किसके बराबर हो गई, देखो दोनों आपस में बराबर हो गई ना, m0 l0 t0, सो ए इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे। अब बारी आती है हमें बी की डायमेंशन निकालनी है और सी की डायमेंशन निकालनी है। चलिए कैसे निकालेंगे, बी की डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करो, इसको और इसको आपस में बराबर कर दो, इस वाले को और इस वाले को आपस में बराबर कर दो। तो बच्चे डायमेंशन ऑफ बी निकालने के लिए एल स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एल स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए इन दोनों को आपस में जरा बराबर करना, तो बच्चे क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या है, एल स्क्वायर। तो यहां पे आप करिए एल स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, एल स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो m0 l0 t0 और यहां पे आप क्या कर देंगे, क्रॉस l2 कर देंगे, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। बोलो ठीक है बच्चे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b। बच्चे l की पावर 0 प्लस l2 कितना हो गया, m0 l2 t0, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b। ये b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, बताइए कितना आसान है। अब इसी तरह से हमें c का डायमेंशन निकालना है, तो आप इसको और इसको आपस में बराबर कर दो, देखो इनको और इसको, इस वाले को और इस वाले को आपस में बराबर कर दो, बराबर करके देखो तो ये हो जाएगा आपका m0 l0 t0 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ का पावर 4, तो l की पावर 4 है ना, तो यहां पे लिखेंगे l की पावर 4। अब l की पावर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू m0 l की पावर 4 t0। देखो ये किसकी डायमेंशन आ गई, ये c की डायमेंशन आ गई, ये a की b की डायमेंशन आ गई, और a की डायमेंशन तो आपके सामने थी m0 l0 t0। कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देकर पूछा जा सकता है कि a की b की c की डायमेंशन फाइंड आउट करिए, तो इस तरह से आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको और अभी क्वेश्चंस कराता हूं, मुझे पता है अभी आपको जल्दी नहीं आया होगा, अभी मैं आपको और क्लियर कराता हूं और न्यूमेरिकल्स करा के आपकी क्लियरिटी और स्ट्रॉन्ग करता हूं, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन देख लें। चलिए एक क्वेश्चन और हम बोलते हैं, हमारे पास एक वंडरवॉल गैस इक्वेशन है, वंडरवॉल गैस इक्वेशन, और ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन किस गैस के लिए एप्लीकेबल है, रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। और ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन है। यहां पे वेयर बच्चे वेयर P क्या है, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर, R है गैस कांस्टेंट, R है गैस कांस्टेंट। आपको ये सारी चीजें पता है, तो आपसे कह रहा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, या सीधा बोल देगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ए और बी की डायमेंशन फाइंड आउट करिए, मतलब ये ए लिखा है ये बी लिखा है, इसकी डायमेंशन निकालना है। तो अब क्योंकि ये फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है, अगर ये फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है तो आपको पता है प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, तो प्लस या माइनस कुछ भी लिखा हो, इसके पहले की डायमेंशन बराबर इसके बाद की डायमेंशन, प्लस के पहले की डायमेंशन बराबर प्लस के बाद की डायमेंशन। तो प्लस के पहले की डायमेंशन ये हो गई और प्लस के बाद की डायमेंशन ये हो गई, आपस में बराबर है, इन दोनों की डायमेंशन आपस में बराबर होगी। आपको पता है ना सेम फिजिकल पैरामीटर कैन बी एडेड, तो ये फिजिकल पैरामीटर प्रेशर है, तो ये पूरा क्या होगा, प्रेशर होगा, ये पूरा क्या होगा, प्रेशर होगा। और ये देखो V माइनस बी, ये वॉल्यूम है, तो ये भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, आराम से, क्योंकि दोनों फिजिकल पैरामीटर सेम है तो इनकी डायमेंशन फॉर्मूला भी आपस में बराबर होगा। V है वॉल्यूम, और बच्चे वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L की पावर 3 होती है। इसका मतलब B की डायमेंशन क्या आ गई, इसका मतलब B की डायमेंशन कितनी आ गई, L की पावर 3 आ गई, B की डायमेंशन क्या आ गई, L की पावर 3 इज द डायमेंशन ऑफ B। कितना आसान है। अब हम लोग निकालेंगे डायमेंशन ऑफ A। अब A की डायमेंशन देखो कैसे निकाला जाएगा,
आप कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर। बोलो A अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन आपस में बराबर। मैंने बताया प्लस से पहले की डायमेंशन बराबर प्लस के बाद की डायमेंशन आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो बच्चे P क्या है, प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन आपको लर्न होना चाहिए ml-1 T-2 होती है। ठीक है, अब आपको निकालना है A की डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ A आप एज इट इज रोकिए डिवाइडेड बाय V का स्क्वायर, और V के स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है भाई, V होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, तो V स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, L की पावर 6, इसकी क्या हो जाएगी, L की पावर 6 हो जाएगी। अब L की पावर 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये हो जाएगा M L की पावर से L की पावर 5, L की पावर 5 T की पावर -2। बताइए कितना आसान है, समझ में आ गया क्या? ये किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ A, ये निकल गई A की डायमेंशन। देखो आपको, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चे, अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ना तो थोड़े से मेरी एक एडवाइस ले लीजिए कि आप क्लास 7th और 8th की मैथमेटिक्स की बुक निकालिए और अपने इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छी तरीके से आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो देखो आपको यहां पे B की डायमेंशन कितनी आसानी से निकल गई और A की डायमेंशन कितनी आसानी से निकल गई, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपका इसका आंसर बताऊंगा। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो बच्चे आप इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट को विदाउट एनी हेजिटेशन आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं, जस्ट रिलैक्स। मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराकर मैं इस टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसको मैं अच्छी तरह से आपको क्लियर कराऊंगा और साथ ही साथ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको होमवर्क के लिए, आपको होमवर्क भी करना है। ठीक है बच्चे, चलिए पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ठीक है, चलिए देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूं। द पोटेंशियल एनर्जी, the potential energy of a particle varies with distance x। मतलब एक पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिस्टेंस पे वेरी कर रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है बच्चे, फ्रॉम a fixed from a fixed origin as v is equals to a under root x divided by x plus b। ठीक है, यहां पे आप v मत लो, यहां पे आप u ले लो, ज्यादा सही है। ठीक है बच्चे, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये x क्या है, डिस्टेंस, और a और b क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो यहां पे लिख देना वेयर u इज पोटेंशियल एनर्जी, u क्या है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी है, और x क्या है, x है बच्चे डिस्टेंस, x है डिस्टेंस। आपसे कह रहा है कि a और b की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, यहां पे a और b क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। हेयर a and b are डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। बच्चे घबराना नहीं, तुम्हें देख के लग रहा होगा अरे बहुत टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है। u एनर्जी है, a एक कांस्टेंट है और x एक डिस्टेंस है, यहां भी x डिस्टेंस है और b एक कांस्टेंट है। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल भी परेशान मत हो। कैसे करेंगे तुम्हें पता है ना, प्लस के इधर की डायमेंशन बराबर प्लस के उधर की डायमेंशन, प्लस के इधर की डायमेंशन बराबर प्लस के इधर की डायमेंशन। तो बेटा प्लस के इस साइड क्या है, डिस्टेंस, और प्लस के इस साइड क्या है, b कोई कांस्टेंट। तो बेटा ये पैरामीटर और ये पैरामीटर दोनों आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो b क्या है, डिस्टेंस, और b की डायमेंशन क्या होगी, जो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है। तो आप क्या लिखेंगे, आप बच्चे क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। बिल्कुल सही है। आपने इसको कैसे पता किया, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दोनों टर्म्स की डायमेंशन आपस में बराबर होगी, और x क्या है, डिस्टेंस, और बच्चे डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l। तो बच्चे डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b, b की डायमेंशन क्या हो गई है, बोलो l हो गई। कितना इजी है, पहला आंसर निकल आया। अब हमें पता चल गया कि ये हमारा एक डिस्टेंस है, x प्लस b इज द डिस्टेंस।
तो बेटे x प्लस बी की डायमेंशन क्या होगी, जो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है। कितना आसान है कि नहीं। तो याद रखना हेयर डायमेंशन ऑफ x प्लस बी इज l। बोलो है कि नहीं, x प्लस बी की डायमेंशन क्या होगी, l। भाई क्यों होगी, क्योंकि x भी लेंथ है, b भी, भाई x भी डिस्टेंस है, b भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्टेंस को जोड़ दो तो उसकी डायमेंशन डिस्टेंस की ही तो बराबर होगी ना। तो x प्लस बी की डायमेंशन क्या होगी, l ही होगी। तो बच्चे एक बात बताइए, अब हम यहां से देखें, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स क्या है बच्चे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल, और लिखा हुआ है अंडर रूट। अंडर रूट को जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, 1/2 लगा देते हैं, और डिवाइड के साइन में आप क्या लगाएंगे, एक्स प्लस बी की जगह किसकी डायमेंशन लिखेंगे, लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, एल। बोलिए कितना आसान है, इजी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और इस एल को डिवाइड कर देना। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो वर्क डन का होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है, हीट एनर्जी का होता है, सब आपस में बराबर होता है। तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये होता है ml2t-2। ठीक है ना। अब इस एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले एल को क्या कर देंगे बच्चे, डिवाइड कर देंगे। बोलो है कि नहीं, ये किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। अब इसे आप थोड़े से सिंप्लीफाई कर लीजिए, L2 और L मिलकर क्या बन गया, L3, और इस वाले को ऊपर लेके जाना है तो ये हो गया ml3t-2, और यहां पे क्या लिखेंगे, इसको ऊपर लेके जाइए, l की पावर -1/2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। अब बेटा l की पावर 3 में से l की पावर -1/2 को माइनस करो, तो 3 में से 1/2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 करके एलसीएम ले लेना, 6 - 1/2 दैट इज 5/2 आ जाएगा ना। तो l की जगह पे क्या लिख देना, l की पावर लिख देना 5/2। भाई l की पावर 3 है और यहां पे l की पावर -1/2 है, सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा m, l की पावर कितना हो जाएगा, 5/2 t की पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चे, और ये b का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला है। बताओ कितना आसान है, कितनी इजी तरीके से आपने कर लिया। तो आपको करना कुछ नहीं है, कहीं भी देख लेना फॉर्मूले में प्लस या माइनस लिखा हो तो प्लस के उधर की डायमेंशन बराबर प्लस की इधर की डायमेंशन, और इन दोनों के कंबाइंड डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की डायमेंशन होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट से कॉपी करिए, और अभी और मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं आपको, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और फिर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आप ग्रुप पे भेजेंगे। आपने किस तरह से सॉल्व किया है आप मुझे बताएंगे, आपका आंसर क्या आएगा आप सब कमेंट करके मुझे बताएंगे। और बच्चे आप पढ़ेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगा। देखिए आप सोचिए कि मैं सिर्फ पढ़ा दूं और आपको पूरी तरीके से आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे, तब तक आपको नहीं आएगा। तो आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं आपको, और थोड़ी सी क्लियरिटी आपकी हम और स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए आपके सामने, y इज इक्वल टू 10x²t। एक हमारे पास फिजिकल फॉर्मूला है y इज इक्वल टू 10x²t। यहां पे सिर्फ इन्होंने इतना बताया है कि t है टाइम, t क्या है टाइम, बाकी हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमसे ये कह रहा है कि बताइए फाइंड डायमेंशन ऑफ x, x की डायमेंशन क्या होगी। इस x की डायमेंशन आपसे पूछ रहा है बच्चे, और हमें कुछ भी नहीं पता, y क्या है हमें नहीं पता और क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया। हमें x की डायमेंशन पूछा है और t हमको बताया टाइम है। तो मैंने आपको बताया ना कि चाहे पाई लिखा हो, चाहे ऑल नेचुरल नंबर लिखे हो, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा लिखा हो, कॉस थीटा लिखा हो, टैन थीटा लिखा हो, लॉग वैल्यूज लिखी हो, या एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ हो, ठीक है ना, इस तरह की अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो इन सब की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन लेस। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस मतलब होता है m0 l0 t0। ठीक है, तो इसका मतलब tan के अंदर कुछ भी लिखा होगा, tan के अंदर कुछ भी लिखा होगा, या साइन के अंदर, कॉस के अंदर, tan के अंदर कुछ भी लिखा होगा, उसको किसके बराबर कर देना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बराबर कर देना, मतलब m0 l0 t0 के बराबर कर देना। तो बच्चे tan के अंदर तो ये लिखा हुआ है, तो इस पूरे को हम किसके बराबर कर दें, इस डायमेंशन लेस के बराबर कर दें। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि डायमेंशन ऑफ x² t इज इक्वल टू m0 l0 t0। बताइए कह सकते हैं क्या,
अच्छा, हम इसको और क्या कर सकते हैं, देखिए डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ टी। टी की डायमेंशन कितनी है, टी है टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। बताइए, इजी है, समझ में आ गया। अब यहां पे हमें और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब टी को नीचे डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाय टी। ठीक है बच्चे, अब टी को आप ऊपर लेके जाना और साइन को माइनस में कर देना, पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। तो एम जीरो एल जीरो टी की पावर -1। तो बच्चे ये किसके डायमेंशन है, अभी तो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन, लेकिन आपसे पूछी गई है डायमेंशन ऑफ एक्स। तो बच्चे डायमेंशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जब यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो यहां पे क्या लगाते हैं, 1/2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी की पावर -1, और ये हो जाएगा 1/2। बोलो कितना आसान है कि नहीं। अब यहां से x के डायमेंशन निकालोगे, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू m की पावर हो जाएगी 1/2, l की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और t की पावर -1/2 हो जाएगी। दिस इज द डायमेंशन ऑफ x, ये x की डायमेंशन है। ये तो समझ में आ गया ना। जब स्क्वायर हटाते हैं ना तो यहां पे क्या लगा देते हैं बच्चे, रूट लगा देते हैं। जैसे आपको कहीं लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 की पावर 1/2, और 1/2 मतलब होता है अंडर रूट के अंदर 4, और अंडर रूट 4 का जब स्क्वायर रूट बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाता है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये तो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आपको अगर नहीं आती है तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप सबसे पहले थोड़े से कैलकुलेशन और बेसिक चीजें क्लियर कर लीजिए मैथमेटिक्स की। कितना आसान है। तो इस तरह की कोई भी वैल्यूज आपके सामने आ गई जो डायमेंशन लेस है, उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा आपसे एडवाइस ये है कि जब भी मैं क्वेश्चन लिखा करूं, आप पॉज किया करिए और खुद से सॉल्व किया करिए। उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा है तब आप देखा करिए, अदरवाइज आप पहले कोशिश करिए कि आप खुद सॉल्व करें। ठीक है बच्चे, चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद मैं आपको दूंगा फिर होमवर्क, बढ़िया वाला होमवर्क दूंगा। ठीक है, हाँ चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा है, P इज इक्वल टू a की पावर एक्स टी स्क्वायर। P इज इक्वल टू a की पावर एक्स टी स्क्वायर। ठीक है भैया, कुछ नहीं दिया गया कौन क्या है, बस आपसे इतना कह दिया गया है t है टाइम। t क्या बोल दिया गया, टाइम बोल दिया गया। और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए डायमेंशन ऑफ x, x की डायमेंशन क्या होगी, फाइंड डायमेंशन ऑफ x। ये एक फिजिकल फॉर्मूला है जो करेक्ट है। नहीं बताया गया मुझे कि p क्या है, अपने को नहीं पता, a क्या है अपने को नहीं पता, बस ये बोला गया है t है टाइम है। तो बताइए x की डायमेंशन क्या होगी। तो बच्चे मैंने बताया, कहीं भी पावर देख लो, कहीं भी पावर देख लो, उसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बराबर कर देना। तो बच्चे डायमेंशन ऑफ एक्स टी स्क्वायर बराबर डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस मतलब क्या होता है बच्चे, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। बताओ ठीक है। अब हमें x की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, चलिए डायमेंशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। t क्या है, टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी स्क्वायर होती है, इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। बोलो क्लियर है। अब यहां से हमें निकालना है, दैट रिप्लाइड का साइन लगाना मत भूलिएगा, ये स्टेप इसी तरह से आपको फॉलो करना है। तो डायमेंशन ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, टी स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो ये होगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। बोलो ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इस टी स्क्वायर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर के साइन को चेंज कर देना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, एम जीरो एल जीरो टी की पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्स। तो डायमेंशन ऑफ एक्स कितनी आ गई बच्चे आपकी, ये आ गई एम जीरो एल जीरो टी की पावर -2। बताइए ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। तो डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स आपके सामने निकल गई, एम जीरो एल जीरो टी की पावर -2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आपसे कहा गया y इज इक्वल टू ए लॉग बेस v अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू ए लॉग बेस v अपॉन एक्स। कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ और सिर्फ इतना बोला गया, v है वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी, बस और कुछ नहीं बोला गया। आपसे कहा गया फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स के डायमेंशन निकालिए। तो बच्चे तुम्हें पता है ना, लॉग के अंदर कुछ भी लिखा होगा, साइन के अंदर कुछ भी लिखा होगा,
पावर में कुछ भी लिखा होगा तो इन सबको किसके बराबर कर देना, m0 l0 t0 के डायमेंशन के बराबर कर देना। तो बच्चे डायमेंशन ऑफ v अपॉन x बराबर हो जाएगा m0 l0 t0। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू m0 l0 t0। और v क्या है बच्चे, v है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt-1। तो डायमेंशन ऑफ x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, सो डायमेंशन ऑफ x इधर ले आए, इसको नीचे ले आएंगे, और डायमेंशन ऑफ v कितना होता है, lt-1 डिवाइडेड बाय m0 l0 t0। कोई समस्या, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? अब यहां पे तो कुछ भी नहीं है भाई, डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m0 l t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ x। ये किसकी डायमेंशन है, x की डायमेंशन है। बताओ कितना आसानी से निकल आया, इजी है, समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आपसे और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा, बाद में मैं आपको पहले दूंगा होमवर्क। ठीक है, मैं आपको पहले दूंगा होमवर्क, आप होमवर्क करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक दूसरा एप्लीकेशन जिसमें होगा कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर। उसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बताएंगे, फिर उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। उसके बाद में आपको लास्ट में इस डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन के लास्ट में बताऊंगा नीट में क्वेश्चंस कैसे आए थे और आईटी जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस कैसे आए थे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन फटाफट से आप लोग नोट करिए जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, ये सारे बच्चों को सॉल्व करना है। टाइम निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए और पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए। फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। तो बच्चों देखिए आपके सामने ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। मान लीजिए F है फोर्स, ठीक है बच्चे, F है फोर्स, V है वेलोसिटी, X है डिस्प्लेसमेंट और T है टाइम। यहां बच्चे T क्या है, टाइम। देन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा इन बिलो इक्वेशंस। इन बिलो इक्वेशंस, नीचे दिए गए इक्वेशंस में अल्फा और बीटा की आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। पहला क्वेश्चन है अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। दूसरा है अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। तीसरा है अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग बेस 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर। और चौथा इक्वेशन है P इज इक्वल टू अल्फा माइनस टी क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर एक्स। यहां पे P है प्रेशर, T है टाइम, X है डिस्टेंस। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है अल्फा और बीटा का, अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो बच्चे ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बच्चों यहां पे हम आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं क्योंकि काफी लंबा लेंथ का वीडियो हो गया है और टाइम भी काफी ज्यादा हो रहा है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चंस आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के देखने को मिलेंगे, लेकिन परेशान मत होइए, मैं आपको लास्ट में जैसे मैं डायमेंशन एनालिसिस खत्म करूंगा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नीट में क्वेश्चंस कैसे आए थे और आईटी जेईई मेंस और एडवांस में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिले थे। ठीक है बच्चे, तो पढ़ाई करते रहिए और जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ना उतना ज्यादा आपको चीजें क्लियरिटी होती जाएगी। ठीक है, और मेरा आप लोगों से सजेशन ये है कि मैथ को आप जरूर से पढ़ के चलिए, बेसिक क्लियरिटी आपको अच्छी रखनी है आपको। तो बच्चे यहाँ पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, ओवर करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपना दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, तब तक के लिए बाय और तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।